हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन पीसीसी क्लास। मैं सौरभ राठौड़ लेके आया हूँ आज फिजिक्स में बच्चों आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। जैसे आपने देखा था लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्लैक्शंस ऑफ लाइट चैप्टर कंप्लीट किया था। अब नेक्स्ट चैप्टर रिफ्लैक्शंस ऑफ लाइट। जैसे रिफ्लैक्शंस ऑफ लाइट में क्या था बच्चों, रीबाउंसिंग ऑफ रे ऑफ लाइट। रीबाउंसिंग की मीनिंग क्या थी कि जैसे मान लीजिए ये कोई स्मूथ सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस है और इसके ऊपर यदि लाइट की रेज आ रही थी, ये लाइट की रेज आ रही है इंसिडेंट रे और ये रिटर्न जा रही थी, तो इसे हम बोलते हैं रीबाउंसिंग। तो इसमें क्या बात थी बच्चों, जिस मीडियम से जा रही है, जैसे ये मीडियम एयर है तो एयर से जा रही है और एयर में ही आ रही है और जितनी स्पीड से जा रही है इतनी स्पीड से आ रही है, तो इसे हम रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट कहते थे। तो रिफ्लेक्शन में तो था रीबाउंसिंग, बट रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट में क्या करना है, इसमें मीडियम चेंज होगी। मीडियम जो है दो टाइप से होती है बच्चों। मीडियम हम किसे कहते हैं, जो पार्टिकल्स की क्लोजनेस को बताती है। एक तो होता है रेयरर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम हम किसे कहते हैं, जिसके पार्टिकल्स दूर दूर हो, और डेंसर मीडियम किसे कहते हैं, जिसके पार्टिकल्स नज़दीक नज़दीक हो। रेयरर जैसे हम बात कर रहे हैं बच्चों एयर की, एयर और वाटर, इन दोनों को यदि आप कंपेयर करते हैं तो इस कंडीशन में एयर के पार्टिकल्स दूर दूर है तो ये रेयरर है, और वाटर के पार्टिकल्स क्लोज है तो ये डेंसर है। एक सिंगल एयर की अगर हम बात करें या वाटर की बात करें तो ये ना तो रेयर है ना ही डेंसर है। हमेशा ए पेयर ऑफ मीडिया होगा तो उसमें रेयर और डेंसर आप डिसाइड कर सकते हैं। तो वाटर और एयर में एयर के पार्टिकल्स दूर दूर है तो ये तो है रेयरर मीडियम, और वाटर के पार्टिकल्स थोड़े क्लोज है तो ये है डेंसर मीडियम। बट वाटर को यदि आप क्या करते हैं, ग्लास से कंपेयर कर देते हैं, तब वाटर और ग्लास में वाटर तो हो गया रेयरर और ग्लास हो जाएगा डेंसर। ठीक इसी तरह से ग्लास को यदि आप कंपेयर करते हैं डायमंड के साथ, तो इस कंडीशन में जो ग्लास है वो तो है रेयरर मीडियम और जो डायमंड है वो है डेंसर मीडियम। तो ये है मीडियम। तो रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट की सबसे मेन पॉइंट जो है वो है कि मीडियम चेंज होती है। अब देखिए इसमें हमने क्या किया बच्चों, जैसे एक कंटेनर लिया और ये कंटेनर में वाटर फिलअप कर दिया। अब ये जो वाटर की लेयर है, ये हमने ये लेयर दे रखा है एक्स वाई, नाम दे दिया एक्स वाई। अब देखिए एक्स वाई का जो अपर पोर्शन है, अपर पोर्शन ये क्या है, एयर है, और ये एक्स वाई से नीचे वाला जो है ये है वाटर है। तो एयर क्या हो जाएगा, रेयरर मीडियम, और वाटर क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगी μ2। अब एक्स वाई क्या है, इसे हम बोलते हैं इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। इंटरफेस दो अलग अलग मीडिया को एक दूसरे से सेपरेट कर दिया है। अब देखिए इस सरफेस के ऊपर जो ये परपेंडिकुलर लाइन है इसे हम नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल है ये एन और एन डैश। अब ये लाइट की एक रे आ रही है, जो ये रे आ रही है इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। देखिए ये इंसिडेंट रे इस पॉइंट पे फॉल कर रही है और ये रिटर्न जा रही है। जो ये रिटर्न जा रही है ये तो है रिफ्लेक्टेड रे। इस रे का आप नाम दे सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और दूसरी रे जो ये डेविएट हो रही है, देखिए इस रे को अगर आगे जाना था, एयर से वाटर में एंट्री हो रही है तो जाना तो चाहिए था इस पाथ में, बट ये डेविएट हो गई टुवर्ड नॉर्मल। तो ये जो डेविएशन है इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए फिर से एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ किया एन और एन डैश, ये भी नॉर्मल है। अब ये इंसिडेंट रे आ रही है और अब इस रे को जाना चाहिए था इस पाथ में, बट ये डेविएट हो रही है इस पाथ में, तो आपकी बात अवे फ्रॉम नॉर्मल है। तो यही जो लाइट की रेज एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जब एंटर करती है तो क्या करती है, अपनी पाथ को चेंज करती है। इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट के लिए आप यूं कर सकते हैं, व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू another medium to another medium,
then deviated from their path due to change in velocity is known as refractions of light. इज दैट क्लियर? तो ये होता है बच्चों रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। अब देखिए जो ये इंसिडेंट रे आ रही है नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है इंसिडेंस एंगल आई है, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे ये जो एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। याद रहे बच्चों इंसिडेंस एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल के इक्वल नहीं होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस के इक्वल तो होगा बट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट की बात थी। देखिए अब रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट जो है किसकी वजह से होती है, इसका जो मेन कोज है वो क्या है, कोज ऑफ रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। कोज के लिए जब लाइट की रे एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है तो क्या होता है कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो कोज में आप लिख सकते हैं ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी when enter from one medium to another medium, तो ये है बच्चों कोज। ठीक है, इनके बाद अब देखिए यहां पे मैंने एक बात और लिख रखा है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं, क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है पार्टिकल्स की क्लोजनेस को बताती है कि पार्टिकल्स जो है कितना क्लोज है, और ये हमेशा ए पेयर ऑफ मीडिया की हम बात करेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आप यूँ कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों म्यू से। तो म्यू इक्वल टू क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम to the speed of light in another medium। जो दोनों मीडियम में लाइट की जो स्पीड होगी उनकी जो रेशियो होगी उसी को हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मान लीजिए वन मीडियम में है C और अनदर मीडियम में है V, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू हो जाएगा C अपॉन में V। यदि हम इनकी यूनिट निकालते हैं बच्चों तो यूनिट जो है यूनिट लेस हो जाएगी, क्योंकि ऊपर भी वेलोसिटी और नीचे भी वेलोसिटी। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो कि यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। अब तो बच्चों ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जैसे लाइट, मान लीजिए रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक से दूसरे मीडियम में जब ये एंटर करेंगे तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू वन, हम यूं कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू वन। इनको हम ऐसे लिखते हैं बच्चों म्यू 1 2 का 1 के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू 1 2 इक्वल टू
μ2 अपॉन में μ1। अब जो है μ2 को आप ऐसे लिख सकते हैं c/v2, वेलोसिटी ऑफ लाइट वन मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट अनदर मीडियम। यहाँ पे हमने c2 इसलिए नहीं किया क्योंकि c कांस्टेंट है, c अपॉन में v2 और μ1 c अपॉन में v1। इट मीन्स c अपॉन में v2 इंटू में v1 अपॉन में c से c कैंसिल आउट, इक्वल टू हो जाएगा v1 अपॉन में v2, ये हो जाएगा। इनको इक्वेशन 1 मान लीजिए। आगे रिवर्स करना है। सिमिलरली अब जो है इसमें एंटर कर रहा है 1 to 2। अब क्या है, एंटर फ्रॉम 2 to 1, 2 to 1 करें तो इस कंडीशन में आप इनको ऐसे लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए μ2 1। तो ये हो जाएगा बच्चों μ2 1 इक्वल टू μ1 अपॉन में μ2 इक्वल टू c अपॉन में v1 अपॉन में c अपॉन में v2, c अपॉन v1 इंटू v2 अपॉन में c, फिर c से c कैंसल आउट, इक्वल टू v2 अपॉन में v1। इनको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरह से बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट केस में सेकेंड मीडियम की विद रेस्पेक्ट टू वन मीडियम, और नेक्स्ट में फर्स्ट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगी इसमें 2 रिस्पेक्ट टू 1 है, और इसमें क्या हो जाएगा 1 रिस्पेक्ट टू 2 हो जाएगा। तो अब दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम यूँ लिख सकते हैं μ1 2 इंटू में μ2 1 इक्वल टू v1 अपॉन में v2 इंटू v2 अपॉन में v1, और ये हो जाएगा बच्चों 1। तो फाइनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये हो जाएगी। अब देखिए ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात थी, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में बीच में जो टर्म्स आ गया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से एक लाइन में आपको ध्यान रखना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। इन दोनों की जो रेशियो होगी इसी को हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब चलते हैं बच्चों लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पे। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, देखिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन तो 2 टाइप से था, और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन 3 टाइप है, तो इनके 3 टाइप्स होंगे, 3 लॉज होंगे, 3 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ है बच्चों, जब लाइट की रे एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर कर रही है तो इस कंडीशन में जो इंसिडेंट लाइट है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी और जो फेस होगी वो चेंज नहीं होगी, केवल जो चेंज होगी वो क्या चेंज होगी, वेलोसिटी और वेवलेंथ। तो हम यूं कह सकते हैं व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट्स फ्रीक्वेंसी और फेस डू नॉट चेंज बट देयर वेवलेंथ और वेलोसिटी आर चेंज इज नोन एज फर्स्ट लॉ। ऐसे लिख सकते हैं व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, then its frequency or phase do not change but velocity of ray of light, और में वेवलेंथ भी कर सकते हैं, वेवलेंथ
आर चेंज इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है? तो मतलब फ्रीक्वेंसी और फेज चेंज नहीं होगी, बस चेंज होगी वो क्या होगी, वेलोसिटी और वेवलेंथ। सेकंड लॉ, अब देखिए सेकंड लॉ में क्या बच्चों, देखिए ये तो इंसिडेंट रे है और फिर है रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल, तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे है। किसके एक पॉइंट पे, इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, इंटरफेस ऑफ टू मीडिया के एक पॉइंट पे होगी। जैसे रिफ्लेक्शन में आपने देखा था तीनों एक पॉइंट पे होती है, वो फर्स्ट लॉ था। बट इसमें कह रहा है इंसिडेंट रे आई आर, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in same point or plane of interface of two media। जो दोनों मीडिया है उसके इंटरफेस पे सेम पॉइंट पे होगा। इसमें बच्चों ये पॉइंट लिखना आपको जरूरी है, इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, क्योंकि रिफ्लेक्शन से मीडियम चेंज नहीं हो रही है, बट इसमें मीडियम चेंज हो रही है। तो जो मीडियम चेंज हो रही है तो उस मीडियम में दोनों मीडियम को इंक्लूड करते हुए पॉइंट सेम करना है। तो इसीलिए मैंने लिखा है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम पॉइंट और प्लेन ऑफ इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। अब देखिए नेक्स्ट है थर्ड लॉ, और इस थर्ड लॉ को आप स्नेल्स लॉ के नाम से भी जान सकते हैं। स्नेल ने दिया था इसीलिए इसे हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। अब देखिए स्नेल्स लॉ क्या है। स्नेल्स लॉ जो है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी म्यू और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस या रिफ्रैक्शंस, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा और हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो हम यूं कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन एट ए पॉइंट इन ए मीडियम इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसी को हम कहते हैं बच्चों स्नेल्स लॉ। आप यू लिख सकते हैं म्यू इंटू में साइन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये है स्नेल्स लॉ। तो बच्चों ये था म्यू इंटू साइन आई इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट की मीनिंग आप ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू वन साइन I1 इक्वल टू म्यू टू साइन I2। मान लीजिए इफ I1 इक्वल टू I एंगल ऑफ इंसिडेंस और I2 इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस R, तो क्या हो जाएगा म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। ठीक है, अब ये इस साइड लाते हैं तो म्यू टू अपॉन में म्यू वन इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर, या इनको ऐसे भी आप लिख सकते हैं म्यू वन
2। तो ये है बच्चों स्नेल्स लॉ। फाइनली μ2 अपॉन में μ1 इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर, इसी को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ, और यही है स्नेल्स लॉ। तो इस तरह से बच्चों ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। अभी अभी आपने देखा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में 3 लॉ है, तीनों लॉ एक बार रिमाइंड करवा दूं। फर्स्ट लॉ है फ्रीक्वेंसी और फेस चेंज नहीं होती है, केवल जो चेंज होती है वेलोसिटी और वेवलेंथ। और सेकंड में इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक पॉइंट पे होता है, इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। और थर्ड है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शंस साइन के साथ, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा कांस्टेंट। तो ये है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शंस। तो बच्चों अभी अभी आपने देखा था रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट किसे कहते हैं, और इनके बाद लॉ ऑफ रिफ्रैक्शंस भी। अब रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ फिनोमेना के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं। तो फर्स्ट फिनोमेना है बच्चों रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ ऑफ टैंक। आपने नोटिस किया होगा, जैसे मान लीजिए ये एक टैंक है और इस टैंक में हमने क्या किया, वाटर फिलअप कर दिया। और यदि इस टैंक में मान लीजिए कोई बॉडी प्लेस्ड करते हैं, 1 रुपए का सिक्का ही हम रख देते हैं, और बाहर से यदि आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये सिक्का जो है ऊपर उठा हुआ दिखेगा। दूसरी बात होती है जो बॉटम पार्ट होता है ना, ये बॉटम पार्ट ये ऊपर उठा हुआ दिखेगा, एक्चुअल डेप्थ का पता नहीं लगता। चाहे नदी हो, चाहे नहर हो, चाहे टैंक हो, चाहे एक गिलास ले लीजिए, बाहर से जैसे ही आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो नीचे का पार्ट ऊपर उठा हुआ दिखेगा, जिससे आपको एक्चुअल डेप्थ का पता नहीं चलता। नदी नहर के साइड किनारे से जब हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं तो हमें यूं लगता है बॉटम पार्ट ऊपर ही है, इसकी डेप्थ कम है, लेकिन जब हम नीचे उतरते हैं तब एक्चुअल डेप्थ का पता लगता है। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों कि डेप्थ तो मान लीजिए है 10 मीटर और अप्रोक्सीमेटली हमें फील होता है 7 से 7.5 मीटर। तो ये जो होता है बच्चों ड्यू टू रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट की वजह से होता है। देखिए जैसे हमने ये एक टैंक ले लिया, ये एक टैंक है और इस टैंक में ये XY ये सरफेस है, इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, और इसमें वाटर फिलअप कर दिया। अब इस टैंक में एक ऑब्जेक्ट O प्लेस्ड कर दिया, ऑब्जेक्ट O प्लेस्ड किया, और इनसे एक इंसिडेंट रे आ रही है OA, नॉर्मली फॉल कर रही है XY सरफेस पे, और नॉर्मली ये जा रही है A डैश के अलोंग। अनदर रेज जो ओब्लिकली OB XY पे फॉल कर रही है। अब इनको जाना चाहिए था इस पाथ में, बट ये रिफ्रैक्ट होगी, अपने पाथ से डेविएट हुई है, किसकी वजह से, रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट से। तो देखिए जो ये B है BC की तरफ रिफ्रैक्ट होगी। अब इस रेज को हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं कम बैक। तो ये क्या कर रही है, I पॉइंट पे मीट कर रही है, और ये जो ऑब्जेक्ट O है इसका वर्चुअल इमेज I पे फील होता है। इट मीन्स जब आप बाहर से यहाँ से स्टडी कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट है O पे और आपको फील हो रहा I पे। तो बच्चों ये जो OA है आपका रियल डेप्थ, जिनको हमने मान लिया है X, और जो AI है ये है अपैरेंट डेप्थ इक्वल टू हमने Y मान लिया। तो अब जो है हम यूं कर सकते हैं, ए वाटर टैंक अपीयर लेस डीप देन व्हाट इट एक्चुअली इज ड्यू टू रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। जो एक्चुअल होती है उनसे कम डेप्थ का पता लगता है, किसकी वजह से, रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट की वजह से। देखिए लाइट की रेज जो ओब्लिकली OB फॉल कर रही है, रिफ्रैक्ट हो रही BC, इट मीन्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि जब लाइट की रेज रेयर टू डेंसर जाएंगे तो मूव करेंगे टुवर्ड नॉर्मल, और जब डेंसर टू रेयर जाएंगे तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये डेंसर टू रेयर जा रही है इसलिए अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखिए अब हम यूं कह सकते हैं, कंसीडर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड एट O पॉइंट इनसाइड द बॉटम पार्ट ऑफ टैंक व्हेन एन इंसिडेंट रे OA normally fall over the surface of XY, then move along OA dash, and another rays OB obliquely fall at XY surface and deviated along BC away from normal, and BC ray produce comeback
and meeting at I point, which is virtual image of point object O, which is also known as apparent depth of tangent. अब देखिए बच्चों, ओ ए रियल डेप्थ है x, ए आई apparent डेप्थ है y. Let us angle AOB, angle AOB, AOB इक्वल टू है OBN, OBN डैश इक्वल टू है बच्चों I, I इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस. देखिए ये I इक्वल टू I है, तो दिस पैरेलल टू दिस, सो बोथ एंगल इक्वल टू ईच अदर. इट इज आल्सो नोन एज अल्टरनेट एंगल. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है दो पैरेलल लाइन के बीच में, तो इसलिए ये आई है तो ये भी आई है. फिर इनके बाद एंगल ए आई बी, एंगल ए आई बी इक्वल टू एन बी सी, एन बी सी इक्वल टू आर. और ये एंगल कौन सा बच्चों? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, और ये आर रिफ्रैक्शंस. अब चलते बच्चों हम ट्रायंगल ओ ए बी में. ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी में हम क्या लिख सकते हैं? साइन आई, साइन आई, आई के सामने ये परपेंडिकुलर एंगल है, तो ये ए बी अपॉन में ओ बी. ठीक है. अब चलते हैं ट्रायंगल आई ए बी. इन ट्रायंगल आई ए बी साइन आर, साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन में बी आई. ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, अब देखिए स्नेल्स लॉ में दो मीडियम, ये रेयरर मीडियम है, ये है रेयरर मीडियम. रेयरर मीडियम एयर है तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए, और ये डेंसर मीडियम है तो डेंसर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू. तब ये हो जाएगा बच्चों म्यू ए डब्ल्यू वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में इक्वल टू साइन आर अपॉन में साइन आई. ठीक है. स्नेल्स लॉ जो है ये हो गया म्यू डब्ल्यू अपॉन में म्यू ए, म्यू टू बाय म्यू वन इक्वल टू साइन आर अपॉन में साइन आई. अब साइन आर की वैल्यू आपने क्या निकाल रखा है? ए बी अपॉन में बी आई इंटू साइन आई क्या है? ओ बी अपॉन में ए बी. ए बी से ए बी कैंसल आउट, और ये हो जाएगा ओ बी अपॉन में बी आई, ओ बी अपॉन में बी आई. अब बच्चों ये जो एंगल है बहुत ही स्मॉल है, हम यूं कह सकते हैं व्हेन एंगल आर स्मॉल. कब होगी? जब बी क्लोज टू ए, बी क्लोज टू ए, बी बिल्कुल क्लोज है ए के पास, तो जहां जहां बी है उनको रिप्लेस करना ए के साथ. तो ये बच्चों ओ बी अपॉन में बी आई, तो इनको हम लिखते हैं ओ ए अपॉन में बी आई की जगह ए आई. जो आपका ओ ए है वो क्या है? रियल डेप्थ है ना. ओ ए है रियल डेप्थ, रियल डेप्थ है, और जो ए आई है ये क्या है? अपैरेंट डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ. तो रियल डेप्थ को हमने मान रखा है x, और अपैरेंट डेप्थ को मान रखा है y. तो म्यू ए डब्ल्यू इक्वल टू हो गया बच्चों x अपॉन में y. या इसी को ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू x अपॉन में
म्यू ए डब्ल्यू, ठीक है। तो बच्चों जो ये वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो फिक्स होती है 4/3, इट मीन्स 1.33। तो y इक्वल टू हो गया x अपॉन 4/3 या इक्वल टू 3/4x। तो ये रिलेशन जो बना बच्चों y इक्वल टू 3/4x। अब देखिए रियल डेप्थ तो है आपका x और अपैरेंट डेप्थ है y। तो अब जैसे निकालना है, सपोज कीजिए रियल डेप्थ है 100 मीटर, 100 मीटर डेप्थ की टैंक है। और जब आप बाहर से स्टडी कर रहे हैं तो देखिए x है 100 मीटर, तो y क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3/4, x की जगह 100, तो 425 जा 25 3 जा 75, तो आपको 75 मीटर ही पता लगेगा। तो अपैरेंट डेप्थ 75 हो जाएगी। एयर और वाटर की बात होगी तो बाकी अदर मीडियम के लिए चेंज हो जाएगी। तो जो ये है रियल और अपैरेंट डेप्थ ऑफ टैंक। लास्ट में देखिए अभी अभी आपने देखा था जब लाइट की रेज डेंसर टू रेयर जा रही थी तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो नोट पॉइंट में आपको याद रखना है, नोट पॉइंट, नोट फर्स्ट में हम यूं कह सकते हैं रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम denser to rarer, away from normal। फर्स्ट ये है। और सेकेंड पॉइंट में आप याद रख सकते हैं एंटर फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, मूव टुवर्ड नॉर्मल, मूव टुवर्ड नॉर्मल। तो दो बातें याद रखनी है। इनको याद रखने के लिए मैंने आपके लिए एक ट्रिक बना रखा है, ये ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। कई एक बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। ये ट्रिक है DRAWN, ड्रॉन। इस ड्रॉन की मीनिंग क्या बच्चों, रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। यहाँ एक बार दिखाना चाहूँगा फिगर, देखिए ये है फिगर में लाइट की रेज डेंसर टू रेयर जा रही है, तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल से अवे जा रही है। जाना तो चाहिए इस पाथ में बट ये जा रही है, अवे हो गया। और दोबारा यहाँ देखिए इस डायग्राम में ये एंटर कर रही रेयर टू डेंसर, तो जाना तो चाहिए था इस पाथ में बट ये टुवर्ड नॉर्मल। फिर डेंसर टू रेयर जाना चाहिए था इस पाथ में, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो रेयर टू डेंसर में टुवर्ड, डेंसर टू रेयर में अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो बच्चों ये है आज की क्लास। ये रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट में इंट्रोडक्शन क्लासेस थी। मैंने आपको बताया कि रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट किसे कहते हैं, इनके लॉ कौन कौन से हैं और कौन कौन से फिनोमेना जो इनसे रिलेटेड है। ये फर्स्ट था रियल डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ ऑफ टैंक, और इसी तरह से दूसरी होगी रिफ्रैक्शन इफेक्ट एट सनराइज एंड सनसेट। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। लेकिन जाने से पहले आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवा दें कि इनसे पहले जो भी वीडियो, जो भी लेक्चर अपलोड किया गया उससे ठीक से देखें, सही तरह से समझें। कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। बच्चों एक बात याद रखें, यदि आपने फर्स्ट वीडियो स्किप कर दिया तो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले आप फर्स्ट वीडियो को देखें, समझें, और जो भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।